हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि फिर आज आपके लिए हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर आए हैं। और इसमें भी देखना है, जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा कि अजंता की गुफा जो है क्या दर्शाती है। अजंता की गुफा क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन है कि भगवान बुद्ध के जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य। दूसरा है कि महावीर की कहानी। तीसरा है महावीर का जीवन। तो याद रखिएगा, जो गौतम बुद्ध है उनके जीवन के, ठीक है, यानी गौतम बुद्ध के जीवन की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य, यानी भगवान बुद्ध ने जो पिछले जन्म में कार्य किए हैं उसके बारे में ये अजंता की गुफा दर्शाती है। अब बात करते हैं कि अजंता की गुफा है कहाँ पे। तो याद रखिएगा, जो अजंता की गुफा है वो है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है भाई? महाराष्ट्र में। यानी कि ये अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है, ठीक है। यानी कि यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित भी स्थल किया गया है, ठीक है ना। तो अब पहला का ऑप्शन जो होगा हमारा ए होगा, जिसने भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा, जो ये बौद्ध संगीति है, ठीक है, यानी कि चौथी बौद्ध संगीति पूछ रहा है, फोर्थ पूछ रहा है कि कहाँ पे आयोजित किया गया था। ऑप्शन है कश्मीर, पाटलिपुत्र या वैशाली, ठीक है। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था, ठीक है, जो आयोजित किया गया था वो किया गया था आपका कुंडलवन, यानी कि कश्मीर में। कुंडलवन का मतलब कश्मीर में। अब पूछेगा कि कश्मीर में की गई थी, लेकिन कहाँ पे की गई थी, तो याद रखेंगे कुंडलवन में किया गया था। कश्मीर के कुंडलवन, यानी कि कुंडलवन में कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब एक बात यहाँ से और आती है, चतुर्थ तो हो गया, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब कभी कभी पूछ लेता है कि तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी या कहाँ पे हुई थी। तो याद रखिएगा, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो 251 बीसी में हुई थी। कितने बीसी में? 251 बीसी में हुई थी। अब बात करते हैं कि 251 बीसी में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन कहाँ पे हुई थी। तो याद रखिएगा, ये जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपका, वो हुई थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति, तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो आपका हुआ था वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, और चतुर्थ जो हुआ था कश्मीर में हुआ था। अब बात करते हैं कि चतुर्थ कश्मीर में हुआ था, लेकिन कितने ईस्वी में हुआ था। तो 100 एडी में हुआ था। एडी का मतलब ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, किस में हुआ था? ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति 251 बीसी में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अब इसके पूछ देता है कि इसके राजा बताइए। चलिए हम लेते हैं दूसरा पेज, ठीक है, थोड़ा सा आपके इसमें डिटेल के बारे में बात करते लेते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखिएगा, 483 में हुई थी। कितने में हुई थी भाई? 483 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो याद रखेंगे आप, राजगृह में हुई थी। राजगृह कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति कितना में हुई थी। तो 100 वर्ष पहले, यानी कि 383 में हुई थी। और 383 बीसी याद रखेगा, ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में हुआ था। बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति 251 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो अभी बताया है आपको, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, ठीक है। बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था। तो अभी अभी डिस्कशन किया है कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था 100 एडी में हुआ था, यानी कि 100 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किस में हुआ था? कुंडलवन कश्मीर, याद रखिएगा, कश्मीर के किसमें? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कश्मीर के किधर हुआ था? कुंडलवन में, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई थी
चार चार नहीं बल्कि और एक बौद्ध संगीति हुई थी जो कि 7वीं सदी में हुई थी। पांचवी जो बौद्ध संगीति हुई थी 7वीं सदी में हुई थी, 7वीं सदी में भी बता देते हैं। और कहाँ पे हुई थी? तो कन्नौज में हुई थी। कहाँ पे? कन्नौज में, याद रखिएगा। ठीक है, क्या इतना चीज़ें आपको क्लियर समझ में आया है? बिल्कुल, तो समझ में आया है तो कृपया इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, हर प्रश्न को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, जितना भी उससे प्रश्न बन सकता है। क्या इतना चीज़ें क्लियर हो गई ना आपको? चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है कि बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिया है? यानी कि बुद्ध जो थे ये अपनी भाषा जो का प्रयोग कर रहे थे, यानी कि जो अपना उपदेश दे रहे थे वो किस में दे रहे थे? तो याद रखना, ये जो भाषा दे रहे थे वो पाली थी। क्या थी? इनकी भाषा जो थी, उपदेश जहाँ दे रहे थे पाली थी। लेकिन अगर पहले जो थी, लेकिन याद रखिएगा जो पहले इनकी भाषा थी वो थी प्राकृत। पहले क्या थी? प्राकृत। लेकिन बाद में आपकी हो गई क्या? पाली। तो हम ज़्यादातर ऑप्शन हमारा क्या होगा? पाली ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में आपको? चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसे कि अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो हमारा है। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बुद्ध से संबंधित है? अब इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो बुद्ध से क्या है? संबंधित है। तो याद रखिएगा जो बुद्ध से संबंधित ग्रंथ है वो है आपका जातक कथा। कौन सा है? जातक कथा है। अब बात करते हैं कि जातक कथा का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ। ठीक है, जातक कथा में है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ, पूर्व जन्मों की कहानियाँ। ठीक है, कहानियाँ यानी कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियाँ हैं वो आपका है किस में? जातक कथा में है। ठीक है, किस में है? जातक कथा में है। क्या आपको समझ में आया है? मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है पांचवा कि नागार्जुन कौन थे? याद रखिएगा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन कौन थे ये आपको बताना है कि नागार्जुन कौन थे। पहला है ग्रीक राजा या वैदिक ऋषि या बौद्ध दार्शनिक। तो याद रखेंगे जो हमारे नागार्जुन है, ठीक है ना, नागार्जुन जो है वो है आपका बौद्ध दार्शनिक। क्या है? बौद्ध दार्शनिक है। और इन्हीं नागार्जुन को जो थे इन्होंने ही शून्य का प्रतिपादन किया था। किसका? शून्य का। ठीक है ना, शून्य का प्रतिपादन, यानी कि शून्य का प्रतिपादक कहा जाता है किसको? नागार्जुन को। और एक और चीज़ नागार्जुन से याद रखेंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। भारत का क्या बोलते हैं? भारत का, तो कहेंगे कि सर भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइंस्टीन। यानी कि नागार्जुन को हम लोग भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। क्या आपको क्लियर हुआ? ठीक है, तो नागार्जुन से याद रखिएगा कि नागार्जुन जो है, ठीक है, नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक है, यानी कि बुद्ध के समय के। ठीक है, और इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो भारत के आइंस्टीन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। तो पांचवा प्रश्न है कि किसने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? तो भाई सबको पता होगा कि भारत में मौर्य वंश की नींव किसने डाली थी? तो वो थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारत में सबसे पहले मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और बात करते हैं चंद्रगुप्त का जन्म। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त का जो जन्म हुआ था 340 BC में हुआ था, यानी कि 340 BC में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, 6 प्रश्न हमने हल कर लिया। अगला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न जो होगा, ठीक है, 7वां प्रश्न है हमारा कि मौर्य की राजधानी किस शहर में थी? याद रखिएगा मौर्य की राजधानी किस शहर में थी? तो कन्नौज, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो थी आपका पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। यानी पाटलिपुत्र में ही मौर्य वंश की पहली राजधानी बनी थी। ठीक है ना,
तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया था, तो वो थे चाणक्य। कौन थे, चाणक्य, जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है, ठीक है। और इसी चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई, विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त के साथ साथ एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कौटिल्य, अर्थशास्त्र के रचयिता, समझ रहे हैं ना, कौटिल्य। विष्णुगुप्त भी नाम है, कौटिल्य भी नाम है, चाणक्य भी नाम है, यानी कि 3 नामों से इनको जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि चाणक्य जो है इनको 3 नामों से जानते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए चलते। 9 प्रश्न है कि ग्रीक दूत, ठीक है, ग्रीक दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था, ठीक है। ग्रीक दूत मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अशोक के दरबार में, या बिंदुसार के दरबार में। तो याद रखिएगा ये जो मेगास्थनीज है ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं कि मेगास्थनीज जो था इसकी एक प्रसिद्ध किताब बुक थी, ठीक है, इसकी प्रसिद्ध एक बुक थी जिसने रचना की थी, और उस बुक का नाम है आपका क्या, इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। यानी कि इंडिका नामक बुक की जो रचना किया था वो किसने किया था, मेगास्थनीज ने किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था, ठीक है, और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। क्या आपको समझ में आया है, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 9 प्रश्न हो गए हमारे। अगला प्रश्न जो होगा वो 10वां प्रश्न, ठीक है। तो 10वां प्रश्न है हमारा कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। आप जानते हैं अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो विलियम जोन्स या जेम्स प्रिंसेप या विलियम जोन्स, दोनों दो बार आ गया, हालांकि विलियम जोन्स तो नहीं है, ये दोनों गलत है। जेम्स प्रिंसेप ने ही सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को क्या करा था, पढ़ा था। यानी कि सबसे पहले जो पढ़ने का श्रेय जाता है वो अशोक के अभिलेख यानी कि जेम्स प्रिंसेप को जाता है। यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेख को क्या किया था, पढ़ा था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 11वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा यूनानी शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, हराया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि सेल्यूकस, मेगास्थनीज या सिकंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेल्यूकस, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर को ही सर्वप्रथम किसने हराया था, यूनानी शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने